हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप होगा संख्याओं के करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ कि सबसे छोटा पूर्णांक याद कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस और प्लस के सभी अंक होते हैं, जैसे -3, -2, -1, इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है। फिर सभी प्लस के 1, 2, 3, ये अनंत तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या यही होता है कि सभी माइनस के अंक, सभी प्लस के अंक और जीरो। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक है, जिसका घन स्वयं के बराबर हो। अच्छा, कुछ देर के लिए हम इसका माइनस प्लस भूल जाते हैं और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका इस अंक का अगर वर्ग करते हैं, एक का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक, दो का सॉरी एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक, दो का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8, तीन का करेंगे तो क्या आएगा, 27। ऐसे हम करेंगे तो किसी का भी क्यूब करेंगे तो उसका जो आएगा वैल्यू वो स्वयं का नहीं आएगा, मतलब कि उसके बराबर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही है जिसका क्यूब करने पर अर्थात घन करने पर एक आता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं -1 का क्यूब करता हूँ तो क्या आएगा, -1, यानी कि क्यूब करने के बाद स्वयं ये आ रहा है संख्या। अगर मैं +1 का करता हूँ क्यूब तो क्या होगा, ये भी +1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि -1 और +1 इन दोनों का क्यूब करने के बाद जो संख्या आएगा वो स्वयं ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या है, तो अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, -1 और +1 में सबसे छोटा कौन है, -1 है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, -1 ही हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। ठीक है, इन दोनों में यानी कि माइनस में और प्लस में इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक इसमें दोनों में से कौन होगा, -1 और +1 में से -1, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि अतः सबसे छोटा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का क्यूब करने के बाद स्वयं के बराबर आ रहा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। बोल रहा है कि सबसे छोटी से छोटी जब भी पूछता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 21, 36 और 66 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 21, 18, 33। अब क्या जाएगा 3 बार में, 7, 6 और 11। अब इसको हम लिख लेते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, गुना में लिख लेते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 6 गुने 11। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब पेयर लगता है। जैसे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 गुने 3 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। अगर मैं 2 3 6 कर दूं तो 6 6 का पेयर लग जाएगा। तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं, 6, इसको गुना कर दिया और इस 6 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो एक पेयर हो गया ये, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा ना। बच गया 7 और 11। अब इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने से एक बार 7 लिख लेंगे तो 7 का पेयर लग जाएगा और एक बार 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब पेयर लग गया। अब इसको एक बार सजा के दिखा देते हैं, 6 गुने 6 गुने 7 गुने 7 गुने 11 गुने
11। अब इन दोनों का पेयर लग गया, इन दोनों का पेयर लग गया, इन दोनों का पेयर लग गया। अब सबको जब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 21, 34, 44। ये नंबर आ जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अच्छा, ये किसका वर्ग होगा? अगर इसका निकालेंगे तो ये जो होगा 462 का वर्ग होगा। ठीक है, तो यही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21, 36 और 66 से विभाज्य है। तो इसका प्रोसेस यही है, एलसीएम निकालते हैं और पेयर लगाते हैं, क्योंकि पेयर नहीं लगाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? तो मान लीजिए कि माना कि संख्या क्या है? संख्या 9 है। अच्छा, मैं 9 क्यों मान रहा हूं? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 9 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। यानी कि अंतिम अंक जो है 1 इसमें आ रहा है। और चूंकि ये एक ही अंक का है और वर्ग करने के बाद भी क्या हो रहा है? 1 ही आ रहा है, लेकिन 9 को वर्ग करने के बाद 2 अंक आ रहा है, उसका अंतिम अंक क्या है? 1 है, इसलिए मैं यहाँ 9 ले रहा हूँ। तो मान लिया कि संख्या क्या है? 9 है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। तो 81 का अंतिम अंक क्या है? 1 है। ठीक है, एक स्थिति ये हो गया एक। ठीक है, और फिर कह रहा है अगर मान लीजिए कि अगर 11 लें, चूंकि 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है, लेकिन ये एक ही अंक का है इसलिए इसको नहीं लेंगे। 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक हो रहा है, 81 आ रहा है। इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। अगर हम 11 संख्या को मान लेते हैं, संख्या मान लीजिए कि दूसरी बार में हम संख्या बराबर 11 मान लेते हैं, तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो आएगा 121। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो पूछ क्या रहा है कि तो उसके घन का अंतिम अंक क्या है? तो 9 का घन करेंगे, यहां हम क्या किए थे? यहां स्क्वायर किए थे। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप, स्क्वायर किए थे इसका। अगर हम इस 9 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 729 होगा। तो इसका अंतिम अंक क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हम 11 का क्यूब करते हैं, यहाँ स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका अगर क्यूब करते हैं तो ये आएगा 1331। देखिए यहाँ भी क्या है? अंतिम अंक 1 है। अतः घन करने पर अंतिम अंक बराबर 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1, या फिर क्या होगा? यहाँ पर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, मान लीजिए कि मैंने संख्या 9 मान लिया, इसका मैंने क्या किया? स्क्वायर किया, ये आ गया 81। इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर बोल रहा है कि उसके घन का अंतिम अंक, तो अगर हम 9 के घन करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 729। तो इसका अंतिम अंक क्या है? 9 है। अच्छा, दूसरी स्थिति, एक बार संख्या 11 मानते हैं, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 111। इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है कि सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पर अंतिम अंक 1 बोल रहा था। ठीक है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1331। तो इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। अतः घन करने पर अंतिम अंक क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा, क्योंकि 11 का भी स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है? अंतिम अंक 1 आ रहा है, और 9 का भी स्क्वायर करने के बाद अंतिम अंक 1 आ रहा है। लेकिन दोनों का क्यूब करने के बाद 2 स्थिति आ रहा है, क्योंकि 11 क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1331। तो इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 9 का क्यूब कर रहे हैं तो इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है।
इसलिए आंसर हो जाए हमारा क्या हो जाएगा, 1 या 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। अच्छा, 100 और 200 के बीच पूछ रहा है, तो 100 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जो वर्ग है किसी नंबर का, 100 से नीचे नहीं, 100 से ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि 100 के बाद क्या, ये 10 का वर्ग होता है, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग क्या होता है, 121। ठीक है, ये होता है 11 का, सॉरी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 100 से बड़ा भी है ये। अब देखते हैं कि 200 के आसपास में कोई वर्ग है क्या किसी नंबर का। 200 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। तो क्या है, 196 हम देखते हैं कि ये वर्ग होता है किसका, 14 का। ठीक है, 14 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है 196, और यहाँ क्या होता है, 11 का स्क्वायर वर्ग होता है 121। अब इन दोनों के बीच सॉरी, अब बीच में देखते हैं कौन कौन सा आएगा। तो एक क्या आएगा, एक 12 का वर्ग आएगा 144। ठीक है, एक 13 का वर्ग आएगा 169, यही आएगा ना। तो 100 और 200 के बीच में ये सारे हैं, तो कितने हैं, कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो 1 2 3 4, अतः 100 और 200 के बीच 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ही हुआ ना, 11 12 13 14, 4 हो गए, यही हमारा 4 पूर्ण वर्ग संख्या आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया होगा कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, बोला कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो हमें क्या करना है कि इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम पता करेंगे कि ये कितने के वर्ग के आसपास है। ठीक है, तो हम इसका क्या वर्गमूल निकाल लेते हैं, 40 42, ऐसे नहीं लिखेंगे, एक इसको हम 6 बार में ले जाएंगे, 6 का 36, ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर होगा ये 6 का 36 जाएगा, यहाँ 6 प्लस 6 जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 2 का पेड़ लगाया जाता है, तो ये उतरेगा 4 और 4 2, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितने बार, एक बार में अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा 121, 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा तो 369 हो जाएगा, ये बचेगा 73, 73 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। अच्छा देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, रिमाइंडर 73 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 73 बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 63 से बड़ा नंबर है। इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर यहाँ 73 है और यहाँ पर क्या आएगा, 63 है। इसका मतलब कि 63 से ये 63 के वर्ग से ये नंबर जो है 4042 बड़ा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगला नंबर ले लेंगे 64। 64 के वर्ग क्या हो जाएगा, 64 का वर्ग हो जाएगा 4096। ठीक है, और इस 4096 में से 4042 को अगर घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसमें से हम घटा लेते हैं, 4096 में से 4042 को घटा लेंगे तो ये क्या आएगा, 54 आएगा। यानी कि 54 को अगर हम इस नंबर में जोड़ें, 4042 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4096 आ जाएगा। और ये 4096 किसका वर्ग होता है, 64 का वर्ग होता है। एक बार फिर से आप लोग समझिए, बोल रहा था कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या किया कि इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश किया, तो निकालते आए तो पता चला कि यहाँ 73 रिमाइंडर बच गया और ये 63 तक निकला। इसका क्या मतलब है कि
ये जो संख्या है ये 63 के वर्ग से 73 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसका अगला वाला नंबर यानी कि 64 का वर्ग निकाल दिया, तो आ गया 4096। तो अगर हम 4096 बनाना है हमको, किसको, 4042 को, तो 4096 में से हम 4042 को माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 54 आ गया। इसका क्या मतलब है कि 54 को अगर हम 4042 में जोड़ देते तो ये वाला संख्या आ जाता जो कि एक पूर्ण संख्या बन जाता। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही 54 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, संख्या को मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोल रहा है कि धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। तो संख्या जो है वर्गमूल से 30 अधिक है, इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे ना। कह रहा है कि धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि भाई हम x के जगह पर क्या रखें कि LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, चेक करेंगे, तो ये चूंकि वर्गमूल है, ठीक है, तो ऐसा संख्या रखेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 16 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4, वर्गमूल को कट के वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 30 34, इधर हो जाएगा 4, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ अगर हम 36 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा और इधर भी 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्गमूल निकले, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ 36 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6, जैसे लिख के बताता हूँ। ये मान लीजिए कि मैंने x बराबर 36 रख दिया, रखने पर ये शॉर्ट तरीका है, 36 लिख दिया, अंडर रूट 36 लिख दिया, प्लस 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 36, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 6 हो जाएगा और प्लस 30, ये क्या हो जाएगा, 36 बराबर 36, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया। तो एक ये तरीका होता है कि भाई आप x के जगह पर क्या कीजिए, कोई वैल्यू रखिए और देखिए कि LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 36 रख दिया x के जगह पर। मैं कुछ और रखता चेक करने के लिए, जैसे 16 रखता तो यहाँ 16 हो जाता, यहाँ 16 रखता तो ये वर्गमूल होकर 4 हो जाता, ये इधर 34 हो जाता, इधर 16 हो जाता, तो नहीं होता, इसलिए मैंने 36 रखा। दूसरा तरीका क्या है यहाँ से कि इसको आप क्या करिए कि वर्गमूल करना थी, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इधर ले आइए, x माइनस अंडर रूट x बराबर 30। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, x माइनस अंडर रूट x के वर्ग कीजिए और 30 के वर्ग कीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x अंडर रूट x बराबर 900, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ मुझे अंडर रूट हटाने के लिए इधर ले जाना था, अंडर रूट को यहाँ 30 लिखना था, यहाँ 30 लिखना था, यहाँ अंडर रूट x ही रहता, इसलिए यहाँ x रहता ताकि जब स्क्वायर करते तो ये अंडर रूट हट जाता। मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाता, x माइनस 30 हो जाता, ये क्या हो जाता, अंडर रूट x, ये काट दीजिए लाइन। तो ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस सॉरी माइनस 60x, और ये स्क्वायर होता तो रूट हट जाता तो x हो जाता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो 61 हो जाएगा, 61x प्लस 900 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 25, यहाँ x और लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस 900 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 36, यहाँ कॉमन ले लेंगे 25, तो क्या आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा,
x माइनस 36, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 25 और 36, ये दो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंडीशन कि संख्या जो है अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। अगर हम 25 लेते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर x बराबर 25 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये संख्या जो है अपने वर्गमूल से 30 अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 25 इस इक्वेशन में रखता हूँ, इसमें रख देता हूँ 25 अंडर रूट 25 प्लस 30 बराबर होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 25 बराबर ये 5 प्लस 35 क्या आ जाएगा 25 बराबर 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये LHS RHS बराबर नहीं हो रहा। LHS RHS यहाँ देखिए फिर से नीचे चला गया था, यहाँ इसमें मैंने 25 एक बार 25 लिया तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद कि LHS RHS बराबर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 36 रखेंगे इसी में, इसमें चेक करने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये 36 बराबर अंडर रूट 36 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 36 6 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 36 बराबर 36। LHS RHS बराबर हो जा रहा है इसलिए सही। अच्छा, इतना कैलकुलेशन करने के बजाय मैंने यहीं पे डायरेक्ट इसीलिए x की वैल्यू रख दिया था ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाए। अगला प्रश्न है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। अच्छा, ये प्राकृत संख्या है ना 1 से लेकर 9 तक, तो हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या था n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ क्या दिया है 1 से लेकर 9 तक, तो हम क्या कर देंगे 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में रख देंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 बटा 6, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ये 9 गुने 10 गुने 9 दूनी 18 और 1 19 बटा 6। अच्छा, ये देखिए 3 दूनी 6 3 के 9, ये क्या हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 200, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा 285। कैसे आया 3 5 15, 15 नवा कितना होता है 35, 135 के 5 हाथ में 3, अब 15 कम 15 15 और ये 13 जो हाथ में था वो उसको जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि 285, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो इसको फैक्टर करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। 256 को गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 128 हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा 6 64, फिर 2 ये हो जाएगा 32, फिर 2 ये हो जाएगा 16, फिर 2 ये हो जाएगा 8, फिर 2 ये हो जाएगा 4 और फिर 2 से 2। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये क्या पूछ रहा है वर्ग, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो 256 आएगा। अच्छा, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता क्या है आप ये जानिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सब 2 में गुणनखंड है, जैसे ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये बराबर 256 है। अच्छा, वर्ग जब भी होगा तो 2 का गुणन में ही होगा। जैसे क्या होगा, पहले तो 1 का होगा ही, 1 हर किसी में कॉमन होता है तो 1 होगा, और 4 होगा। क्यों, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी एक वर्ग है, एक भी एक वर्ग होता है। अब देखिए 4 हो गया तो ये 2 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होगा। चूंकि इसमें कहीं भी 3 नहीं है ना ही 9 है तो क्या होगा, 9 नहीं होगा, 16 होगा। जैसे देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो क्या होगा, 16 नंबर भी है इसमें गुणनखंड में। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16। ठीक है, 5 नहीं है, 50 25, यहाँ 5 कहीं भी नहीं है, 25 नहीं बनेगा। 6 भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 का 36, 36 के लिए क्या चाहिए, या तो 3 चाहिए तभी तो होगा। मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें गुणनखंड में 6 नहीं आएगा और ना ही 3 आ रहा है तो 36 होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 64 एक ही बार होगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो क्या हो गया, गुणनखंडों की संख्या कितने हो गया, जो कि पूर्ण वर्ग भी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ मैंने 1 लिया क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। यहाँ 4 लिया जो कि 4 एक वर्ग संख्या होता है। ठीक है, 2 का वर्ग होता है। यहाँ गुणनखंड में 4 आ जाएगा। 9 नहीं आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 नहीं आएगा क्योंकि इसमें कहीं भी 3 नहीं है, 9 भी नहीं है तो 9 नहीं होगा। 16 होगा, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो हम 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 आ जाएगा। फिर 5 आता है, 25 उसका होता है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। यहाँ भी गुणनखंड में 25 या 5 कहीं नहीं है। ठीक है, 6 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 6 कहीं नहीं है, ना ही 3 है। ठीक है, फिर 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 भी यहाँ नहीं है, लेकिन 8 होगा। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, और फिर गुना करेंगे 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8। अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और इन सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। यानी कि गुणनखंड में ऐसे संख्या जो पूर्ण वर्ग हो यही है 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या होंगी। अगला प्रश्न है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, इस संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर। ठीक है, तो हम पहले इसका गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कि किससे गुना करें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणनखंड कर लेते हैं इसका, 450, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 6 तिरी के 18। ठीक है, 2 और यहाँ 2, 7 तिरी का 21 और 5 तिरी 15। अब क्या जाएगा, अब फिर से 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिरी 15। उसके बाद फिर से 3 से जा रहा है, 7 तिरी का 21 और 5 तिरी 15। फिर से 3 से जा रहा है, 25 तिरी 75, और फिर 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अच्छा, एक चीज़ देखिए, बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुना करने के पर संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम पेयर लगाएंगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो मान लीजिए कि 3 का पेयर लगा लिए, ये 3 का पेयर हो गया, ये 5 का पेयर हो गया। यानी कि अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये ऐसी संख्या आएगा जो किसी न किसी नंबर का वर्ग होगा। लेकिन यहाँ 2 सिंगल है तो हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, ये वही 2 संख्या होगी, छोटी सी धनात्मक संख्या, जिसको गुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देंगे। आप आगे लिख लीजिएगा कि 2 पेयर लगा लीजिए, दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये पेयर लग गया। ठीक है, 3 गुने 3 इसका पेयर लग गया, फिर 3 गुने 3 फिर इसका पेयर लग गया, और फिर 5 गुने 5 इसका पेयर लग गया। अब देखिए सारा पेयर लग गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि संख्या का
ये पेयर बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, बोल रहा था कि गुना करने के बाद, तो ये 4050 में 2 से गुना करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये 81 से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। और इसका क्या बोल रहा है, हमने इसको दिखाने के लिए ऐसा लिखा है कि सबका पेयर लग रहा है लेकिन 2 का पेयर नहीं लग रहा है, तो वो संख्या 2 ही होगा जिसको गुना करने के बाद ये संख्या जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए लिख दिया। अब बोल रहा है आगे कि इस संख्या के वर्गमूल निकालिए, तो हमें पता ही है कि यहाँ 81 है तो 9 का स्क्वायर 81, और 1 0 2 0 है तो 1 0 लिख लेंगे। या फिर यहाँ से भी वर्ग निकाल सकते हैं, 2 है, 2 का पेयर है तो 1 लिख लेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ 2 का पेयर लिखा है, 3 का पेयर लिखा है तो 1 3 निकाल लेंगे। फिर यहाँ 3 का पेयर लिखा है तो 1 3 निकाल लेंगे। फिर यहाँ 5 का पेयर लिखा है तो 1 5 निकाल लेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 9 5 45 दूनी 90, आंसर हमारा यही हो जाएगा 90। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर लग रहा है, जिसका पेयर नहीं लग रहा है उसको पेयर में बनाएंगे। तो 2 का पेयर नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया, 2 से यहाँ पर गुना में लिख दिया, पेयर लगा दिया। ठीक है, और इस सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 से आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा था क्या कि इससे गुना करने पर, तो सबसे छोटी संख्या क्या था, यही 2 जो हमने गुना किया, तो इसमें गुना कर दिया था कि 81 से आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, सॉरी इसका वर्गमूल 90 आ जाएगा। या फिर आप इस पेयर के अनुसार देखिएगा तो पेयर में से 1 निकलता है वर्गमूल में, अगर पेयर है तो उसमें से 1 अंक निकलेगा, तो 1 अंक निकाल के गुना कर दिए तो ये वर्गमूल हो जाएगा 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि मूल्यांकन करें। दिया हुआ कि अंडर रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस तरह के सवाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रूट के अंदर ये जो नंबर दिया होता है इसको हम तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ये क्या टूटेगा, 5 गुने 6। ठीक है, इस रूट के अंदर जो नंबर होगा उसका फैक्टर करेंगे तो ये होगा 5 गुने 6। यहाँ चूंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जो इसमें इस फैक्टर में से जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 6 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। फिर से समझिए कि कोई भी सवाल अगर अंडर रूट में दिया हो और यहाँ नंबर दिया हो और यहाँ भी प्लस दिया हो, तो इस नंबर वाले को फैक्टर करते हैं और उसमें से जो बड़ा होता है नंबर वही हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर यही सवाल होता लेकिन यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह पर, तब क्या करते, तब फैक्टर करने के बाद इसमें जो छोटा नंबर होता यानी कि 5 जो होता वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पूरे नंबर को x मान लीजिए। जैसे माना कि x बराबर 30 प्लस ये रूट के अंदर 30 प्लस, अच्छा जब ये लगातार इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बिठा देंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे अंडर रूट 30 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स। ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 प्लस 5 और x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 6 और x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम x निकालेंगे, अगर x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, और x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस वाला हम वैल्यू नहीं लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है।